वीडियो। सो वो आउटपुट मेरा। वो वीडियो ऑन करना। अच्छा वी ओके। ओके सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार ही कंफर्म कर दीजिए इफ इट्स ऑल गुड विद द ऑडियो वीडियो। सबको ऑडियो वीडियो आ रहा है ठीक से? ओके, चैट पे आप बता सकते हैं बच्चों। आप चैट के थ्रू बता सकते हैं अगर आपको ऑडियो वीडियो आ रहा है। अर्शिता, महक, रमनवीर, रंजीत, वरणजोत। और ये भी बता दीजिएगा आप लोग कहाँ से हमें देख देख पा रहे हैं, कौन सा बच्चा किस बैच का है। आई थिंक शायद मुझे बताया गया है कुछ बच्चे लुधियाना बैच के हैं, कुछ पटियाला बैच के भी हैं, और कुछ चंडीगढ़ बैच के भी हैं। सो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑल गुड विद द ऑडियो वीडियो। देखिए, आप हाँ ना नहीं बोलेंगे तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। आप हाँ ना कुछ बोलेंगे तो ही हम स्टार्ट कर पाएंगे, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है। आप चैट के थ्रू बोल सकते हैं, आप वैसे भी बोल सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं अपने आप को। चैट का ऑप्शन है आपके पास। किसी को डाउट है तो कुछ अपने हैंड रेज भी आप लोग कर सकते हो। यू गाइस कैन ऑल्सो डू द हैंड रेज। ओके, ठीक है ठीक है, नाउ आई कैन सी आप लोगों के आंसर अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अंशिता कह रही है चैट इज डिसेबल। अच्छा, चैट डिसेबल है, ओके। तो क्यू एंड ए में मेरे को आपके मिलेंगे ना, ठीक है। नाउ आई कैन सी। मैं आई वाज वॉन्डरिंग कि कहाँ आप लोगों की चैट दिखाई देगी। ठीक है, चलिए, सो लेट अस गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं। So my name is Ashish Malik, and I will be taking care of your geography. I'm a geography expert because geography has been my optional. And 2014 से 2026, so it's been 12 years. अभी 12 साल हो गए हैं मुझे यूपीएससी फील्ड में। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों के लिए ज्योग्राफी को जितना आसान हो सके उतना आसान बना करके मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊं। ज्योग्राफी किस किस को मुश्किल लगती है वैसे बताना एक बार। अभी तक आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, आप लोगों ने सिलेबस भी देखा होगा। तो ज्योग्राफी कितने बच्चों को डिफिकल्ट लगती है कि अरे सर ज्योग्राफी इज वेरी डिफिकल्ट? एनीबडी? कोई भी? आप अपना देखिए, अगर आप साथ साथ बातचीत करेंगे, अपने आंसर क्वेश्चन करेंगे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे पता चलता रहेगा। एक चीज मैं आपको समझाता हूं। अभी हम बेस जो बनाएंगे ना, इस पूरे कोर्स का जो बेस है दैट विल बी और एनसीईआरटीज।
एंड इट इज वेरी गुड अगर आप साथ साथ इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ साथ आप एनसीईआरटीज अपनी तरफ से रीड भी करना। आप चाहें तो क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी रीड करना। क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें 6, 7, 8, 9, 10th की सारी छोटी छोटी बातें कंबाइंड हो जाएंगी। जो हमने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, ये सारी की सारी एनसीईआरटीज इसमें कवर करके उस नजरिए से मैं आपको समझाऊंगा। एंड वन थिंग आई कैन टेल यू, ज्योग्राफी विल बी अ चाइल्ड्स प्ले। आप लोगों के लिए ज्योग्राफी इतनी आसान हो जाएगी ना, ट्रस्ट मी, यू विल बी इन लव विद ज्योग्राफी। We will be doing it, we will be watching so many videos, will be watching so many diagrams also। इसी तरह के सुंदर सुंदर कलरफुल डायग्राम के साथ हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। और अपने दिमाग से ये निकाल देना कि ज्योग्राफी डिफिकल्ट है। आज के बाद ये लाइन आप कभी नहीं बोलोगे, ये मेरी गारंटी है। इनफैक्ट यू विल बी टीचिंग अदर्स, आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को भी पढ़ाओगे कि आ जाओ मैं कराता हूं, हमें ज्योग्राफी इतनी सिंपल लगने लगी है। ठीक है। सो ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर यू। तो इसमें हम आज जो स्टार्ट करेंगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और हमारी जो स्टार्टिंग है आज की, दैट विल बी बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। सारी कहानी, सारी स्टोरी, सारी ज्योग्राफी यहीं से स्टार्ट हुई है। अगर यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं हुआ होता तो जिंदगी में इतने दुख नहीं होते, क्योंकि हम नहीं होते, ये एग्जाम नहीं होते, हम परेशान नहीं होते, राइट। तो अभी ये सारा जो पंगा है लाइफ में, ये यूनिवर्स ने डाला है। तो यूनिवर्स का ओरिजिन समझेंगे, यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ बहुत सारे टॉपिक्स को हम साथ साथ कवर करेंगे। एंड जिस बच्चे को जब भी जहां जो डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। आप अपना जो भी डाउट है अपने क्वेश्चन एंड आंसर में डाल सकते हो। ठीक है। सो मैंने अपना नाम बताया, माय नेम इज आशीष मलिक एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द ज्योग्राफी एनसीईआरटी फॉर यू, राइट। चलिए, तो ये क्लासेस आपको पता है एवरी डे 10 o'clock के अराउंड ये क्लासेस हुआ करेंगी। 1 घंटे की क्लास फिलहाल प्लान की गई है। बाकी आपको फिजिकल इंडियन सारी ज्योग्राफीज में यहाँ पे कवर करवाऊंगा, राइट। कभी भी बीच में लगे कि ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी है, आप आराम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है। टीचर के साथ साथ आई एम योर ब्रदर ऑल्सो। आप बड़े भाई की तरह, आप बड़े भाई से पढ़ रहे हैं। टीचर कम्स लेटर, ब्रदर कम्स फर्स्ट। ओके। सो मैं उस हिसाब से आप लोगों को हेल्प करूंगा। आप लोग छोटे हैं, आप लोग बहुत प्यारे हैं सारे। तो अच्छे से पढ़ाई करना, जम के पढ़ाई करना, ठीक है, दिल लगा के पढ़ाई करनी। चलिए, अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। जब मैं वर्ड बोलता हूं यूनिवर्स, ओके, व्हेन आई यूज द वर्ड यूनिवर्स, यूनिवर्स वर्ड आते ही दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है जब हम बोलते हैं यूनिवर्स? आप चाहे, अगर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर बाद में म्यूट कर लेना जब आपको जरूरत लगे। तो पहली चीज क्या आती है माइंड में व्हेन आई से यूनिवर्स? तो यूनिवर्स मतलब सर प्लैनेट्स, सन, बहुत सारे स्टार्स, उनकी गैलेक्सीज, है ना। कभी कभी मन करता है कि मार्स पे चले जाएं, कभी कभी मन करता है कि चांद पे चले जाएं। दिस इज ऑल मे बी। एंड यूनिवर्स से आपको फिर याद आते होंगे स्पेस रॉकेट्स, जो अलग अलग हमारा इसरो, चंद्रयान 3, बहुत सारे जो स्पेस रॉकेट्स हम भेजते हैं, है ना। तो ये सारी इमेजिनेशन, और आज की इमेजिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे 5 साल के बच्चे को भी फैसिनेटेट करता है। उसे भी इंटरेस्ट है यूनिवर्स के बारे में जानने में। आज मैं 35 ईयर्स का हूँ, मेरा भी मन है। और शायद जो मेरे फादर है 70 ईयर्स के, उनको भी इंटरेस्ट होगा। यूनिवर्स चीज ही ऐसी है, राइट। तो यूनिवर्स इज समथिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये जो सब आज हम देखते हैं, ये कहाँ से निकल के आया, कैसे निकल के आया, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम, राइट। सो पहले अगर मैं इसकी स्टडी की बात करूं, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि यार ये सारा का सारा जो यूनिवर्स की स्टडी है, ये शुरुआत कहाँ से हुई। वो पहला कौन इंसान होगा जिसने ये सोचा कि यार मैं स्टार्स के बारे में जानना चाहता हूँ, यार मैं इस प्लैनेट के बारे में जानना चाहता हूं। ये सब कहां से शुरू हुआ? तो किसी ने तो सोचा होगा। तो हम एज ऑफ नाउ, टू द बेस्ट ऑफ आवर रिकॉर्ड्स, हम ये मान के चलते हैं कि एंशियंट टाइम्स में ही स्टडी ऑफ यूनिवर्स की स्टार्टिंग हो गई थी। और द मोस्ट एंशियंट ऑफ द साइंसेस, यूनिवर्स की स्टडी सभी साइंसेस में सबसे एंशियंट साइंस मानी जाती है। मतलब इंसान ने सबसे पहले जिस चीज को पढ़ना स्टार्ट किया वो शायद यूनिवर्स ही था।
वो यूनिवर्स के बारे में साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करता था, और हमारी रिकॉर्डेड सिविलाइजेशन में अभी तक भी, आज तक भी इसको मोस्ट एंशियंट साइंस माना जाता है। जो सबसे पहले, जो अर्लीस्ट नॉलेज हमें मिला सेलेशियल बॉडीज के बारे में, सेलेशियल बॉडी का मतलब एनीथिंग विच इज इन द स्पेस, सेलेशियल का मतलब कोई भी चीज जो स्पेस में है, जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, उसके लिए सेलेशियल वर्ड यूज करते हैं। सबसे पहला क्रेडिट जाता है बेबीलोनियंस का। बेबीलोनियंस कौन थे? जो साउथ मेसोपोटामिया में रहते थे। मेसोपोटामिया आज का इराक, कुछ पोर्शन ईरान का भी है, बट मेजॉरिटी पोर्शन इराक का। तो यानी कि ये जो साइंस है, हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे एशिया से निकल के आई है। सबसे पहले जो है बेबीलोनियंस ने, यानी साउथ मेसोपोटामियंस ने इसकी स्टार्टिंग करी, इसके बारे में जानना स्टार्ट किया। दिस वाज देयर फर्स्ट क्रेडिट। उसके बाद जो एंशियंट ग्रीक्स लोग आए, उन्होंने भी अपने अपने आइडियाज दिए। उनके पास भी बहुत सारे कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज थे। यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो यूनिवर्स के आइडियाज को, यूनिवर्स के बारे में बातें करेंगे तो उसको कहेंगे कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज। उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक व्यक्ति थे, आपने जरूर नाम सुना होगा, टॉलमी। टॉलमी, पी साइलेंट है इसमें। टॉलमी वॉज द पर्सन जिसने सबसे पहले सोलर सिस्टम का एक मॉडल पेश किया था। और उसमें हम स्टार्टिंग में ये मानते थे कि ये जो पूरी यूनिवर्स है ना, उस पूरी यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है। उस पूरी यूनिवर्स का जो सेंटर है वो हमारी अर्थ है, और हमारे अर्थ के आसपास ही पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ऑफ कोर्स विच इज नॉट ट्रू, बट दैट इज हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। आप ये भी देखिए, इन्होंने जो बात कही है 2nd सेंचुरी एडी में कही है, यानी आज से 1300 ईयर्स पहले। हम सोच भी नहीं सकते थे यूनिवर्स के बारे में। ये इंसान उस टाइम पे मॉडल बना रहा था, वो अलग बात है, इसने अर्थ सेंट्रिक मॉडल बनाया। उसके बाद धीरे धीरे करके जब ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स आगे बढ़ा, फिर आती है गोल्डन एज ऑफ ग्रीक्स सिविलाइजेशन, जहां पे प्रॉपरली इसके बारे में और रिसर्च किया गया, इसके बारे में और स्टडी की गई। और वहां पे लोगों ने दो तरह के व्यूज को अपनाया यूनिवर्स को लेकर के। कुछ लोग थे जो टॉलमी की बात से सहमत थे, जो टॉलमी की तरह ही समझते थे कि ये जो पूरी यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक है, मतलब अर्थ उसके सेंटर में और बाकी यूनिवर्स उसके चारों तरफ। तो जलेबी अगर बनानी है तो जलेबी को बनाना पड़ेगा अर्थ को बीच में रख करके। और कुछ लोग थे जो कहते थे नहीं सर, हमें नहीं लगता कि अर्थ सेंटर में है। कुछ लोगों ने कहा कि हीलियोसेंट्रिक व्यू का मतलब होता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अर्थ नहीं, ये जो हमारा सन है ना, सन हमारा सेंटर में है, विच इज एक्चुअली ट्रू। तो ये दो व्यूज हैं, व्यूज ओरिजिन हुए, और इन दोनों का क्रेडिट जाता है ग्रीक सिविलाइजेशन को। ग्रीक्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ साइंस, और उसमें ज्योग्राफी पर्टिकुलरली बहुत कंट्रीब्यूशन आपको ग्रीक्स का देखने को मिलेगा। क्लियर? जिसमें पहले व्यू की बात कर रहा हूं, जियोसेंट्रिक व्यू, तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि अर्थ को सेंटर बनाया गया, और इन्होंने इन्होंने वही, और इस सिस्टम को कहते हैं टॉलेमिक सिस्टम, बिकॉज टॉलेमी ने सबसे पहले अर्थ को सेंटर में रखा था। तो बाई चांस कल को अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि यार ये यूनिवर्स में टॉलेमिक सिस्टम क्या है, सो यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द जियोसेंट्रिक व्यू। और यहां पे यूनिवर्स को अर्थ के सेंटर पे रख के अर्थ के चारों तरफ यूनिवर्स को बनाया गया। इस पूरे मॉडल में, मोस्ट जियोसेंट्रिक मॉडल्स में सन, मून, स्टार, ये सब प्लैनेट्स अर्थ के चक्कर लगाते हैं। कुछ ऐसा मॉडल हम लोगों ने बनाया। दिस इज व्हाट यू हैव एज जियोसेंट्रिक व्यू। यू कैन सी अर्थ सेंटर में है, बाकी सब अर्थ के चक्कर काट रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू ऑफ कोर्स, बट दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। इसकी शुरुआत ऐसे हुई है, राइट? देन वी हैव द अदर व्यू पॉइंट विच इज कॉल्ड द हीलियोसेंट्रिक व्यू पॉइंट। ये जो थ्योरी है, ये कहता है कि देखिए सर, जितने भी जो भी चीज है, एक्चुअली में सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम सन को रखा गया है, विच इज एक्चुअली ट्रू, जो हम आज भी फॉलो करते हैं। जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इंक्लूडिंग अर्थ। तो अर्थ भी सन का चक्कर लगाती है,
ना कि उल्टा, ना कि सन अर्थ का चक्कर लगाता है। ये व्यू पॉइंट हमें मिला हीलियोसेंट्रिक व्यू से, जो आप यहां देख सकते हैं। यहाँ पे सन को मिडल में रख करके, ऑफ कोर्स उनको सारी बातों का आइडिया नहीं था, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा था। एक्चुअली में देखा जाए तो सही दोनों में से कोई भी नहीं है। क्यों बोलो? जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर तो है, मगर यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। यूनिवर्स का सेंटर तो कोई ब्लैक होल ही है। जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है, इसका सेंटर तो कोई ना कोई ब्लैक होल है। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट वो हमारा सन है। तो ये भी पार्शियली ट्रू है, पार्शियली रॉन्ग भी है साथ साथ में। तो ये दो व्यू पॉइंट्स आपके सामने, जियोसेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, इसी तरह से खूबसूरती के साथ अब आपको ऐसी वाली फील तो नहीं आ रही कि हम यूनिवर्स में उड़ने वाले हैं? आपको ऐसी फील तो नहीं आ रही कि हम बस अब थोड़ी देर में रॉकेट उड़ने ही वाला है और मेरे बैकग्राउंड में सब एकदम उड़ के ऊपर जाने वाली है? ऐसा ऐसी फीलिंग आनी चाहिए वैसे, जब बैकग्राउंड इतना सुंदर हो तो सबके मन में वो बचपन में आता था ना। किस किस बच्चे को लगता था बचपन में कि मेरे को बड़ा होके एस्ट्रोनॉट बनना है? खैर मैंने तो कभी ये सोचा नहीं। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, बट वो सिर्फ ख्याल था। मे बी उस टाइम पे मूवीज ज्यादा देखता था, या ऐसे वाले शोज बहुत देखता था जिसमें आर्मी थे। बट मोस्टली बच्चों का कभी ना कभी स्टेज आता है। मेरी मेरी बेटी भी बहुत बार बोलती है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, राइट? वो एक क्रेज, एक फेज आता है। बाय द वे, ये सारे डायग्राम्स जो मैं इस पूरी स्लाइड को प्रिपेयर कर रहा था, तो माय डॉटर वाज आल्सो आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड शी नोज ज्योग्राफी वेरी वेल। ठीक है, मेरी बेटी है, ज्योग्राफी उसको भी बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि बचपन से देख रही है मुझे पढ़ाते हुए, बचपन से सारे डायग्राम्स देख रही है मेरे साथ। तो आज भी मॉर्निंग में शी वाज आस्किंग कि अच्छा सोलर सिस्टम पढ़ाओगे, फिर सन के बारे में बताओगे, एंड शी नोज लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? नो, ये तो हो गई सर पास्ट की बातें। अब आते हैं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी पे। तो देखिए, आज जो हम मॉडर्न बातें करते हैं, 16th सेंचुरी में जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की स्टार्टिंग है वो हम 16th सेंचुरी से मान के चलते हैं, मतलब मेडिवल टाइम्स में। तो मेडिवल टाइम्स में 16th सेंचुरी में देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस करके एक इंसान था। उसने मेडिवल टाइम्स में ये बात को जो है काइंड ऑफ प्रूव किया कि देखिए सन जो है ना, वो हमारा सेंट्रल पोजीशन में है, ना कि अर्थ। इसको साइंटिफिकली सबसे पहले प्रूव किया था निकोलस कॉपरनिकस ने, जिसको हम कॉपरनिकस सिस्टम भी कहते हैं। और कॉपरनिकस सिस्टम का जो मॉडल है वो आज भी फॉलो किया जाता है। उसके बाद 17th सेंचुरी में कुछ और स्टडीज हुई। इसके बाद कुछ मेजर डेवलपमेंट्स इस फील्ड में हुई। तो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज जोहान्स केपलर। आपने केपलर केपलर टेलीस्कोप के बारे में भी सुना होगा। और केपलर जो आप वर्ड आपने जरूर सुना होगा साइंस में। और फिर हम लोग केपलर सिंड्रोम भी पढ़ते हैं, यू रिमेंबर? देर इज अ फिनोमिना कॉल्ड, अच्छा नहीं, दैट इज अ केसलर, नॉट केपलर, दैट इज अ केसलर। तो केपलर करके हम बहुत बार ये टर्म पढ़ते हैं, दिस इज अ पर्सन। इसको किसके लिए जाना जाता है? केपलर के प्रिंसिपल, केपलर के लॉज होते हैं स्पेस की स्टडीज में। तो जॉन्स केपलर जो है, इसने डिस्कवरी की थी प्रिंसिपल्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन में क्या क्या आता है कि भाई अगर सन सेंटर में है तो बाकी जो प्लैनेट्स अराउंड उसके घूम रहे हैं। पूरे सोलर सिस्टम का 98% मास अकेले सन के पास है, लेकिन 98% एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट्स के पास है। जो चीज मोशन में है, जो चीज घूमेगी, उसी के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो पूरे सोलर सिस्टम का 98% मास सन के पास, बाकी सारे प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड सब बाकी 2% में। लेकिन एंगुलर मोमेंटम किसके पास है? वो आपका प्लैनेट्स और उनके पास है, क्योंकि वो घूम रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ऑर्बिट ऑफ प्लेन है, जिसमें सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कोई नीचे सपोर्ट तो है नहीं, सब कुछ ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है सन के आसपास। वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये दीज आर ऑल कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये वाले जो प्लैनेटरी मोशन के प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए? दैट पर्सन नेम वाज केपलर। अब ये क्वेश्चन अगर कल को एमसीक्यू में आ जाए कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्सन एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉन्स केपलर। फिर आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा। गैलीलियो जिसने टेलीस्कोप बनाया है। गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप बनाना वाज अ रेवोल्यूशन फॉर स्टडी ऑफ यूनिवर्स।
बिकॉज टेलीस्कोप की मदद से आप और भी ज्यादा बेटर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कर पाए। गैलीलियो ने बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी अपने टेलीस्कोप से, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, आपको पता होगा, जो जुपिटर प्लैनेट है उसके वैसे तो बहुत सारे सैटेलाइट हैं, 80-90 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन जुपिटर के 4 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जिनको गैलीलियन सैटेलाइट्स कहा जाता है। उनको क्यों कहा जाता है गैलीलियन सैटेलाइट? बिकॉज उनकी डिस्कवरी वॉज डन बाय गैलीलियो, है ना। अब वो कौन से 4 हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब मैं आपको बहुत सारा होमवर्क भी देता हूं साथ साथ, ठीक है। आप लोग चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हैं, क्लास नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी बात है। जो मेरे से पढ़ेंगे साथ साथ हल्का फुल्का, लेकिन क्लास नोट का मतलब ये नहीं है कि आप एज इट इज चीजों को कॉपी करो। अगर मैंने यहाँ पे 10 लाइन बोली है तो आपके पेज में सिर्फ 3 लाइन होनी चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उनको आपको जा करके देखना है। यू गॉट माई पॉइंट? सो यू आर नॉट सपोज टू राइट एवरीथिंग, जस्ट की पॉइंट्स, 1 पॉइंट 1 लाइनर और फ्लो चार्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, राइट। सिमिलरली अब आगे और ऑब्जर्वेशन आई, फिर आइजैक न्यूटन का टाइम आया। आइजैक न्यूटन ने बहुत सारे लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन वगैरह दिए। इन सब की मदद अल्टीमेटली किस में मिली? हमारे यूनिवर्स की स्टडीज में इन सब का बेनिफिट हमको मिलता गया। और थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, 19 सेंचुरी जब आई तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ने और फोटोग्राफी ने बहुत हेल्प किया। इसकी वजह से हमें बहुत सारे प्लैनेट, स्टार, नेबुला, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने को मिली। ये वर्ड अभी अभी समझा देता हूं, ये बहुत काम आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबुला? नेबुला इज नथिंग, 3 वर्ड याद करने हैं। नेबुला का मतलब गैस प्लस डस्ट, गैस प्लस डस्ट का क्लाउड, बस ये वर्ड याद कर लो। नेबुला मतलब गैस और डस्ट का एक क्लाउड है, दैट इज कॉल्ड नेबुला, ठीक है। तो ये सबको, इन सब की एक्चुअली फिजिकल स्टडीज, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाए और इन सब की मदद से। अब ये नेबुला बहुत काम की चीज है, क्यों बोलो? इस नेबुला की वजह से हमारा सोलर सिस्टम बना है, ये थोड़ी देर में हम प्रूव कर देंगे। हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना है नेबुला की वजह से, एंड वी विल प्रूव इट। उसके बाद आपने हबल टेलीस्कोप का नाम जरूर सुना होगा। पर्सन वॉज 1927 में, पर्सन का नाम है एडविन हबल। ही डिस्कवर्ड दैट यूनिवर्स hitherto thought static was actually expanding. Edwin Hubble is the person who gave us the Big Bang theory. जो बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ेंगे कि कैसे यूनिवर्स बना, यूनिवर्स एक सिंगल एटम से कैसे फटा, उसका वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ, 1 मिनट के बाद पहला मॉलिक्यूल, पहला एटम बन गया, पूरी यूनिवर्स बन गई। ये जो बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ते हैं, यूनिवर्स की स्टडी करनी हो, यूनिवर्स का ओरिजिन वहीं से माना जाता है। कितना पुराना है बिग बैंग थ्योरी? लगभग 13.75 बिलियन ईयर्स पहले ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था। अभी तक तो हम ये मान के चलते हैं। तो दैट थ्योरी वाज गिवन बाय एडविन हबल, और उसने ये बताया कि ये जो स्टार्ट हुआ ये जो यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुआ था, सिंगल एटम जो फटा था, सिंगुलैरिटी से एक्सप्लोजन हुआ, वो अभी भी रुका नहीं है बॉस। हबल ये कहता है कि आज भी वो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, यानी यूनिवर्स आज भी बड़ी हो रही है, और उसका हमको प्रूफ मिलता है। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब एक दूसरे से दूर जाने का मतलब हम ये कंक्लूड करते हैं कि ओ, इसका मतलब वो एक्सपैंड कर रही है। ओ यस, दे आर एक्सपैंडिंग, है ना। तो ये चीज हो गई। इसको हम लोग एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। एडविन हबल का जो काम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और 1937 में द फर्स्ट रेडियो टेलीस्कोप वाज बिल्ट। तो ये सारी की सारी स्टडीज हैं जिन्होंने हमें स्टडी ऑफ यूनिवर्स की तरफ हम लोग आगे पहुंचाए। और उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ वो टाइम जहां पे इंसानों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजने स्टार्ट किए। स्पुतनिक रशिया का, सबसे पहली शुरुआत इस पूरे गेम में रशिया ने किया। आपको पता है रशिया यूएस के बीच में अ कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन। 1947-49 से लेकर के 1991 तक जो कोल्ड वॉर था यूएस और रशिया का, उसमें सबसे बड़ा एक उनका एक फील्ड था, एक तो न्यूक्लियर डेवलप कर रहे थे, और दूसरी तरफ स्पेस को लेकर के पागलपन था। एक दूसरे से ज्यादा कॉम्पीट करते थे, और बहुत सारे स्पेस की एक जर्नी आप देखोगे, इतने स्पेस मिशंस पूरी दुनिया में आज तक प्लान नहीं हुए जितने कोल्ड वॉर के टाइम पे आपको मिलेंगे। रशिया की स्पुतनिक सीरीज
और अमेरिका की अपोलो सीरीज, इतने मिशन, इतने पागलपन था कि आप सोच नहीं सकते। पर स्पुतनिक सबसे पहले लॉन्च हुआ और वहां से शुरुआत हो गई द एज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। और फिर क्या था, फिर तो हम जा जा करके बहुत कुछ हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। दिस इज हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड गाइस। क्लियर एवरीवन? तो ये तो हो गई एक बेसिक स्टडी कि स्टडी का पूरा प्रोग्रेस कहां हुआ। देखिए, जो स्टडी शुरू की थी बेबीलोनियंस ने, वो बेबीलोनियंस की स्टडी हम कहां से कहां ले गए, उनके द्वारा बताई गई बातों से शुरू करके आज हम यूनिवर्स में कितना कुछ जानते हैं। पर कितना जानते हैं? अभी हम सिर्फ 5% जानते हैं। इतने सालों की मेहनत करके, इतने एफर्ट्स करके भी हम कितना जान पाए? 5%। अभी भी 95% यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना बाकी है। जानना तो छोड़ दीजिए, अभी एक्सप्लोर भी हम लोग नहीं कर पाए ढंग से। यूनिवर्स इज वे बिगर देन वी थिंक। इट इज वे वे बिगर एंड वी विल नेवर एवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल यूनिवर्स। अगर पूरा यूनिवर्स हमने समझ लिया, अगर हम ये कर गए, तो फिर तो हम भगवान ही बन जाएंगे। फिर हम में भगवान में फर्क नहीं रहेगा, राइट? फिर हम भगवान को बोलेंगे भाई तू काहे का भगवान है? यूनिवर्स के बारे में तो हमको भी पता है जो तुमको पता है। है ना? फिर तो वी विल बी लाइक गॉड्स, गॉड्स एंड डेमी गॉड्स एंड सेमी गॉड्स। चलिए, हाँ जी बेटा, यहां तक का क्लियर हो गया? यार कम से कम हाँ और ना तो बोलो यार, फिर ना फिर ऐसा वाली फीलिंग आती है जूम पे पढ़ा के ना कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप लोग हाँ ना कुछ बोलेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है? तो ज्योग्राफी के लिए ना सही, बट मेरे लिए तो हाँ ना बोलो यार। ठीक है? अच्छा, बोल रहे हैं। ओके, रमनवीर ने भी बोला है और अर्शिता ने भी बोला है। यस सर, क्लियर, गुड। अब आया ना मजा, अब लग रहा है कि क्लास में कोई बैठा है। देखो ये क्लासेस खाली है, पर आपका आपका जूम वाला फीलिंग आनी चाहिए, है ना? चलो। अब पहले हम अब बेसिक्स हमने बता दिया, टाइमलाइन। अब जरा अर्ली थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड लेट मी टेल यू, ज्योग्राफी में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जो आपको बोर करेगा। यू विल एक्चुअली वेट कि सर अगली क्लास कब होगी। हम ज्योग्राफी को इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएंगे आपको। देखो, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, दुनिया भर की तमाम थ्योरीज आती हैं। कोई कहता है कि किस तरह से, कोई कहता है कि भाई कहीं पे कोई वो हुआ करता था, हमारा प्लैनेट था, हमारे अर्थ के साथ कोई चीज टकराई, उसने लावा निकाल दिया, मैग्मा निकाल दिया, प्लाज्मा निकाल दिया। बहुत सारी थ्योरीज है, बट वी डोंट हैव टू गो इन ऑल द थ्योरीज। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, राइट? सो अगर मैं बात करता हूं यूनिवर्स के ओरिजिन की, तो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, नेबुला शब्द का मतलब क्या होता है? डस्ट और गैस का क्लाउड। एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ओके, प्लीज लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली। सो बेसिकली जर्मन फिलोसफर थे इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने, ही इज द ओरिजिनल प्रोपाउंडर। सबसे पहले इन्होंने अपनी नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी दी थी, और बाद में उसी थ्योरी को और फर्दर इंप्रूव किया एक मैथमेटिशियन थे, लैपलेस। बोथ वर जर्मन्स। जर्मन्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड, इनिशियल कंट्रीब्यूशन गिवन बाय ग्रीक्स, देन जर्मन्स टुक ओवर। अब क्या कहती है ये नेबुलर हाइपोथेसिस, हमको क्या बताती है? बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि सर जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, दे वर ऑल फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन। एंड कैसे वो बना? I would like to first show you this very interesting point. Can you see the theory? Can you see the stages? What if I tell you कि जब पहले कुछ नहीं था, this was the nebula. This is nothing but gas and dust. अब कैसे वो गैस एंड डस्ट के बीच में, सेंटर में, वो सारा का सारा मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हुआ। वो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके सेंटर में आपका सन ओरिजिनेट हुआ, सेंटर में। और इसी का जो बाकी मटेरियल है, दैट स्टार्टेड रोटेट रिवॉल्विंग अराउंड दैट, एंड इट लेटर कम्स दैट यहां पे पूरा का पूरा आपका सोलर सिस्टम बन गया। नेबुलर हाइपोथेसिस हमको दो चीज बता देती है बहुत क्लियरली। व्हाई प्लैनेट्स एंड स्टार्स, they orbit usually spin in the same direction
एंड व्हाई दे लाई इन द सेम प्लेन? बिकॉज हम ये मानते हैं कि पूरा सोलर सिस्टम यानी सन और जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सेम मटेरियल के बने हैं, ये एक टाइम पे बने हैं। उस टाइम पे जो रोटेशन था, इसीलिए तो सारे प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इधर से घूम रहा है कोई इधर से घूम रहा है, नहीं, दे आर ऑल ऑर्बिटिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे यूजुअली स्पिन इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो प्लैनेट हैं जो थोड़े से होते हैं ना, क्लास में दो शरारती बच्चे होते हैं, तो हमारे टोटल 8 में से 6 जो प्लैनेट्स हैं वो तो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, पर दो है बदमाश। क्लास में दो बच्चे हमेशा बदमाश होते भी और होने भी चाहिए, क्लास की रौनक लगी रहती है। तो यहाँ पे जो हमारा वीनस है और यूरेनस, जो यूरेनस है और वीनस, ये उल्टे घूमते हैं। अपने पंजाबी में क्या कहते हैं, पुट्ठे जे, तो पुट्ठे पुट्ठे घूमते हैं, राइट। सो अगर बात करें इनकी अरेंजमेंट्स की, अच्छा नेबुलर हाइपोथेसिस हमको एक बात और बता रही है, जितने भी प्लैनेट्स की अरेंजमेंट है, रॉकी प्लैनेट्स हमेशा नियरेस्ट होंगे सन के और गैस जाइंट्स हमेशा दूर होंगे। इसका मतलब क्या भाई, जो सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लैनेट्स होते हैं, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बिकॉज ये बने हैं रॉकी बॉडीज के। जुपिटर के बाद वाले जो 4 हैं, दे आर ऑल कॉल्ड गैस जाइंट्स बिकॉज ये गैसियस प्लैनेट्स हैं। So everything is explained by this one nebular hypothesis, and this is the most accepted theory. Please हम डिटेल पे आएंगे, पर एक चीज को यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा। ये है वो पूरा का पूरा स्टेज, कहां से सोलर से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे चीजें बन रही है और घूमते घूमते। अच्छा आप बोलोगे सर देखिए ये जुड़ आपस में जुड़े कैसे? हुआ कुछ ऐसा कि जब प्लैनेट जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा बीच में, जब सब सारे गैस और डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, चीजें आपस में जुड़ने लगी। जब एक चीज आपस में जुड़ती है, अब आप खुद सोचो, एक 1 ग्राम का पार्टिकल भाग रहा है, एक 10 ग्राम का पार्टिकल भाग रहा है, एक 50 ग्राम का पार्टिकल भाग रहा है, जितनी चीजें आपस में जुड़ती गई भारी होती गई, और भारी चीज को भागने में तकलीफ आएगी, वो फिर भागेगा नहीं, वो कहेगा यार तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, क्यों जा रहा है, इधर आ जा। तो वो उसने और पार्टिकल्स को जोड़ना स्टार्ट किया, और ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेटिज्मल, पूरे प्लैनेट नहीं थे, इनको बोलते हैं प्लैनेटिज्मल, छोटे छोटे मिनी प्लैनेट, बेबी प्लैनेट्स बनने स्टार्ट हुए। और फिर इस तरह से इनको प्रोटो प्लैनेट्स भी कहते हैं, प्रोटो प्लैनेट्स बने इस तरह से। और फिर उन सब ने अपनी फाइनल पोजीशन ली, सेंटर में सन अपीयर हुआ। सन जो कि एक स्टार है, क्यों स्टार है? बिकॉज सन के पास अपनी हीट और लाइट का मैकेनिज्म है। सन के कोर के अंदर यू हैव न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जहां हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, तो वो बन गया स्टार। और उसके आसपास जितना भी लेफ्ट ओवर मटेरियल था, दैट ऑल गेट कन्वर्टेड इनटू प्लैनेट्स। एंड दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी हैव गॉट। इस प्रोटोस्टार वाली जर्नी से, सन इन द सेंटर की जर्नी से हम यहां पहुंच गए, एंड इसके बाद ये सारी चीजें ऑर्बिट की फॉर्म में बनती चली गई। दैट इज द क्रक्स ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। यू गॉट माय पॉइंट? This is the best explanation you can have of nebular hypothesis. अगर ज्योग्राफी बिना डायग्राम के पढ़ी, बिना फोटो के पढ़ी, फिर तो क्या पढ़ी? फिर तो आप हिस्ट्री पढ़ा दो, फिर तो आप लिटरेचर पढ़ा दो। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। द मोर यू इमेजिन, जितना ज्यादा आप इमेजिन कर पाएंगे, जितना विजुअलाइज कर पाएंगे ना, ज्योग्राफी विल बिकम ए चाइल्ड्स प्ले। आई कैन गारंटी यू, आप अपनी जिंदगी के 40 साल के बाद भी डायग्राम नहीं भूलोगे, अगर आपने डायग्राम्स और मैप्स की मदद से ज्योग्राफी पढ़ने की हैबिट डाल ली। ये मैं कोई रोज रोज सुबह उठ करके सुबह नाश्ते में नहीं पढ़ के आता हूँ, राइट। ये सारी चीजें मैंने 10-12 साल पहले पढ़ी, लेकिन वो चीजें इतनी विजुअलाइज करी, इतने डायग्राम्स और मैप्स के थ्रू समझी कि थिंग्स विल बिकम इजी, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। अब नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में जो हमें थ्योरी जो पढ़नी है, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज स्टिल मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। अब कल को कुछ और आ जाए, कल को आप बच्चों में से कोई बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बन जाए और इस थ्योरी को फेल कर देगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। कुछ नया पढ़ने पढ़ाने को मिलेगा, मैं भी बोर हो गया 12 साल से सेम चीज पढ़ा पढ़ा करके। बट एज ऑफ नाउ दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। और ये थ्योरी हमें वो सारी बातें बताती है जो हम इस थ्योरी से एक्सपेक्ट करते हैं। हाउ ऑल द प्लैनेट्स फॉर्म, प्लैनेट्स कैसे बने,
आपने अभी देखा पूरा एक्रीडिशन वाला मॉडल। क्यों क्यों अपने करंट ऑर्बिट में क्यों घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? बिकॉज सारे के सारे एक ही मटेरियल से बने हैं। एंड व्हाई दे आर मेड ऑफ डिफरेंट दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इनिशियल मटेरियल वाज सेम, बट सेम टाइम पे बने हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनमें मटेरियल डिफरेंस इसलिए आएगा बिकॉज उनका जो फॉर्मेशन है वो सन से अलग अलग डिस्टेंस पे हुआ है। जो जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, जो रॉकी पार्टिकल्स थे, वो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स में जोड़ लिए। आप सन से बहुत दूर हो, आप जुपिटर हो, आप सैटर्न हो, आप यूरेनस हो, आप नेपच्यून हो, तो आप जितने दूर हो वहां तक मटेरियल जो अवेलेबल था, जिसके पास जो मटेरियल था उसने वो मटेरियल बना दिया। बेसिक आइडिया क्या है इस थ्योरी के पीछे? कि देयर वाज ए लार्ज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, जिसको हमने नेबुला का नाम दिया, और नेबुला हुआ है कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। ये लाइन जब हम नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ते हैं तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो नेबुला था डस्ट और गैस का क्लाउड, उसका कोलैप्स होगा, अपनी खुद की ग्रेविटी में वो कोलैप्स हुआ, और यहीं से स्टार्ट होता है सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन। जब वो नेबुला अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगा, उसने बहुत तेज तेज स्पिन करना, फास्ट स्पिन करना शुरू कर दिया, और उसकी फास्ट फास्ट घूमने की वजह से एक डिस्क शेप फॉर्मेशन हो गई। जो डिस्क आपको दिखाई थी, डस्ट क्लाउड के आसपास एक डिस्क फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि वो कोलैप्स कर रहा है, तेज तेज घूम रहा है, एक्रीडिशन डिस्क बना रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ये नेबुला जब तक वो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक नेबुला कोलैप्स नहीं हुआ, ये सेम प्रोसेस रिपीट होती रही। जो मटेरियल था नेबुला में, कौन सा मटेरियल था? डस्ट, गैस एंड डस्ट, और तो कहीं से कुछ आएगा नहीं। उस टाइम ब्लिंकिट तो था नहीं कि हाँ भाई 10 मिनट में ब्लिंकिट किया आ जाओ। तो उसके पास तो सिर्फ गैस और डस्ट ही था। जब तक वो कोलैप्स होता रहा, मटेरियल, डस्ट एंड गैस, ये और ज्यादा डेंस होता रहा सेंटर में। सेंटर में क्यों? ग्रेविटी। हमारा किसी भी चीज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बीच में होता है। तो इस पूरे गैस और डस्ट क्लाउड का भी जो सेंटर था, दैट वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और उसी ग्रेविटी जब कोलैप्स कर रही थी, वो कोलैप्स का मतलब समझते हैं ना? ग्रेविटी कोलैप्स मतलब हर चीज को ग्रेविटी अपने पास खींच रही है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और जब उसने ऐसा किया तो सेंटर और ज्यादा डेंस होता चला गया, और ज्यादा हॉट होता चला गया। और यही जो सेंटर है इवेंचुअली आगे चल करके इसी सेंटर मूव्स। दिस इज हाउ एवरीथिंग हैपेंड इन नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ प्लीज टेल मी इफ यू आर क्लियर। यू हैव टू बी सुपर क्लियर। ऐसे छोटा छोटा नहीं, एकदम फुल कॉन्फिडेंस वाला क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्लियर होना चाहिए कि सर कल एग्जाम में आ जाए यूपीएससी में, तो इसके ऊपर तो एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। यू हैव टू बी दिस मच क्लियर, राइट? ठीक है। सो यू विल यू शुड रिमेंबर द डायग्राम। नेबुलर हाइपोथेसिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ अगर हम यूनिवर्स की बात करें और हम बिग बैंग थ्योरी की बात ना करें, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। नाउ दिस इज व्हाट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क अबाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मतलब समझ लो आपसे पूछेगा ही पूछेगा यूपीएससी। अब इसमें सर हम क्या बातें, अच्छा मैंने आपको भाई थोड़ी देर पहले बताया बिग बैंग थ्योरी। एडविन हबल ने बोला कि यार सब कुछ देखिए, छोटा सा एकदम सिंगुलर एटम है और यहां से सब कुछ फटना स्टार्ट हुआ, और कैसे कैसे यूनिवर्स बनती चली गई। नाउ प्लीज फोकस, दिस इज व्हाट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क अबाउट बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स की स्टडीज में बेसिक बिग बैंग थ्योरी इज द थ्योरी दैट एक्सप्लेन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। ये थ्योरी क्या कहती है, यहां पे फोकस करना। ये एक बहुत ही छोटा सा एटम है, वन सिंगल एटम। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हुआ, ये जो पूरा यूनिवर्स बना है, ये जो पूरा तामझाम है दुनिया झमेले का, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीमली स्मॉल, ये कीवर्ड्स है, एक्सट्रीमली स्मॉल, हॉट एंड एक्सट्रीमली डेंस स्टेट विच इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब एक सिंगल एटम। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते सर, इतना बड़ा यूनिवर्स, आप क्या कह रहे हो, इतना बड़ा यूनिवर्स एक छोटे से एटम में था, लाइक अ टाइनी बॉल। एंड सोचिए अगर इतना यूनिवर्स इतने से एटम में हमने डाल दिया, ये तो फिर भी बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा। तो इमेजिन करो कितना सुपर डेंस होगा,
कितनी सुपर ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर होगी, इतना डेंस होगा, इतना स्मॉल एंड हॉट एंड डेंस होगा कि फिजिक्स के सारे लॉज वहां बेकार हो गए। फिजिक्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि ऐसा हुआ क्यों और ये बना कैसे। और जिस टाइम पे ये सिंगुलैरिटी फटी, कुछ इस तरह से अगर आप यहां देखोगे, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, एंड इट ऑल हैपेंड लाइक दैट। ये छोटा सा सिंगल एटम, एंड ये देखिए इसकी अलग अलग स्टेजेस में एक्सपेंशन हुई, एंड दिस इज व्हाट वी गेट एज आवर यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की स्टार्टिंग भी इस सिंगुलैरिटी से होती है। मैं एक चीज यहां बताना चाहूंगा आप लोगों को, लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। हमें लगता है कि यार इतना बड़ा काम कैसे होगा सर, यूपीएससी कैसे क्लियर होगा सर। लाइफ में इतना बड़ा ये पहाड़ जैसा काम, लेकिन इसकी शुरुआत एक चीज से होती है। जैसे आपकी एक गुड हैबिट, आपकी एक सिंसियर हैबिट, आपका सही डायरेक्शन में लिया हुआ एक कदम, वही आपको बड़ी से बड़ी सक्सेस पे लेके जा सकता है। रिमेंबर दैट। अगर एक सिंगुलैरिटी, एक टाइनी एटम पूरा यूनिवर्स बना सकता है, तो माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, व्हाई नॉट यू। आप भी तो एक छोटा सा कदम लेकर के सही आदतों के साथ, वन स्टेप एट ए टाइम, यू कैन अचीव वट एवर ड्रीम्स यू वॉन्ट टू अचीव, राइट। तो वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी। अपनी रियल लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, नाउ देखिए, अब जो ये बिग बैंग थ्योरी है, मैं आपको इसकी 3 स्टेजेस बताऊंगा, और ये तीनों स्टेजेस एग्जाम में आएंगी, सो रिमेंबर दैट वेरी केयरफुली। ये डायग्राम को देखते रहना है और वन वन करके स्टेजेस को समझते रहना है, राइट। सो बिग बैंग थ्योरी में हमेशा आपसे पूछेंगे अगर स्टेजेस, तो यू हैव टू रिमेंबर कि टोटल 3 स्टेजेस हैं सर बिग बैंग थ्योरी की। फर्स्ट स्टेज क्या कहती है? फर्स्ट स्टेज शुरुआत हुई, ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन सिंगुलैरिटी, जो मैं बात कर रहा था, जिसको टाइनी बॉल का नाम दिया गया है ज्योग्राफी में। और आप इमेजिन करिए, ये इतनी छोटी सी बॉल में यूनिवर्स का इतना मटेरियल अगर है, तो अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर्स एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि सिंगुलैरिटी की मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो अगर यहां एमसीक्यू आए तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलैरिटी में क्या चल रहा था। जैसे हमारी लाइफ में हमारे अंदर क्या चल रहा है, किसी दिन तो हम भी फटेंगे, और जब तक नहीं फटते हमारे अंदर इतनी सारी चीज चलती रहती है, इतनी सारी एंग्जाइटी है, इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स है, इतनी सारी उम्मीद है, किसी दिन तो हम भी फटेंगे। तो इस सिंगुलैरिटी के अंदर भी यही सब चल रहा था, राइट। उसके बाद ये सिंगुलैरिटी का यहां जो मतलब हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ पॉइंट। सिंगुलैरिटी को एक ऐसा पॉइंट माना जाता है हमारी ज्योग्राफिकल स्टडीज में, जहां पे सारे के सारे स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट्स ब्रेक हो जाते हैं। स्पेस टाइम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई नहीं होते। इनफैक्ट सिंगुलैरिटी ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां पे फिजिक्स भी काम नहीं करता, वरना लॉजिक से सोचे, इतना यूनिवर्स एक चीज में कैसे आके बस गया। This is called the point of infinite density and infinite gravity. And this is also the center। आप एक चीज याद रखिएगा, ये सिंगुलैरिटी आपको कहां मिलेगी? यूनिवर्स का सेंटर भी यही है, एक ब्लैक होल का सेंटर भी यही है। यू विल ऑलवेज फाइंड सिंगुलैरिटी आपको ब्लैक होल के सेंटर में और बिग बैंग के सेंटर में आपको यही मिलती है, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। आप जब हम ब्लैक होल का स्ट्रक्चर बताएंगे, ब्लैक होल को मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, तो ब्लैक होल के सेंटर में भी सिंगुलैरिटी है। इनफाइनाइट ग्रेविटी, इनफाइनाइट डेंसिटी, राइट। सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज, ये जब टाइनी बॉल, अब इसकी सक्सेस का टाइम आ गया, अब आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है लाइफ में, अब आपके स्ट्रगल में सक्सेस आने वाली है। तो जब इस सिंगुलैरिटी ने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब फटना है, तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, ये टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई। और जब इतना कुछ अंदर लेकर के बैठे हो, तो जिस दिन फटोगे तो बहुत वायलेंटली फटोगे। तो इसका भी एक्सप्लोजन बहुत वायलेंटली एक्सप्लोजन हुआ, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। बहुत बड़े धमाके को ही कहते हैं बिग बैंग, ये वर्ड वहीं से आया है। और उसके बाद जैसे ये धमाका हुआ, एक्सपेंशन शुरू हुआ, वो एक्सपेंशन आज तक रुका नहीं है। यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रही है। एक्सपैंडिंग हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताया था मैंने। एंड दिस एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन प्रेजेंट डे। सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर। अब देखो होता क्या है ना, जब ये एक्सपेंशन हुआ, अब आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, ई जो है आपका एमसी स्क्वायर, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने क्या बताया था? एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास इनटू एनर्जी।
ना आप किसी एनर्जी को बना सकते, ना मिटा सकते, खाली कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिग बैंग में भी यही हुआ। जितनी सारी एनर्जी निकली सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन से, उसमें से कुछ एनर्जी ऐसी थी जो मैटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, और मैटर के अंदर कन्वर्ट होने का मतलब है अब यूनिवर्स के बनने का मटेरियल आ रहा है अपने पास। और पर्टिकुलरली बहुत रैपिडली एक्सपैंड हो रही थी, इतनी एक्सपैंड कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इसका एक्सपेंशन शुरू हो गया। स्टडीज हमको बताती है कि पहले 3 मिनट में, फर्स्ट 3 मिनट्स आफ्टर द एक्सप्लोजन, द फर्स्ट एटम ऑफ द यूनिवर्स बिगेन टू फॉर्म। सिर्फ उस एक्सपेंशन के 3 मिनट के बाद यूनिवर्स का पहला एटम बना, जिससे आगे सब कुछ बनना तय था। उसके बाद ऑफ कोर्स एक बार स्टार्टिंग में बहुत रैपिडली एक्सपेंड किया, पर जैसे ही एक्सपेंशन थोड़ा स्लो डाउन हुआ, स्लो डाउन होना जरूरी है। जब चीजें स्लो डाउन होती है तभी वो ज्वाइन होती है, तभी जुड़ती है। जिंदगी में बहुत तेज 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 भागोगे ना, अकेले रह जाओगे। जिंदगी में कभी कभी रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, तब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तब आपके साथ चलते हैं। सिमिलरली, जैसे ही आप रैपिडली एक्सपैंड कर रहे थे, यू आर अलोन, जैसे ही आप स्लो डाउन हो गए तो आपके साथ चीजें जुड़ी। पहले 3 मिनट में यूनिवर्स का पहला एक एटम आपको मिल गया। और थर्ड स्टेज कहती है विद इन द 3 लाख ईयर, कम टाइम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से, हम बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये एक्सपेंशन हुआ, ये एक्सप्लोजन हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स, उसके लिए 3 लाख कुछ भी नहीं है। तो 3 लाख सालों के अंदर अंदर जो टेम्परेचर है, अब एक बार एक्सपैंड हुआ, फिर टेम्परेचर गिरता गया, डाउन डाउन डाउन, और फिर टेम्परेचर गिरते गिरते 4500 केल्विन तक आ गया। और उसके बाद आपका बाकी का एटॉमिक मैटर बनता गया, एंड यूनिवर्स बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। जैसे जैसे मटेरियल आपस में जुड़ता गया, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होती रही, अलग अलग चीजें क्रिएट होती रही, फॉर्म होती रही। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ये पूरे स्टेजेस हैं, और जो मैंने आपको बताया है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। जो अभी तक हमने बातें करी हैं, वो सब बातों का क्रक्स यहाँ पे, ये थोड़ा पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, आप गूगल पे सर्च भी करोगे, यू विल गेट द बिग बैंग। प्लीज हैव अ लुक किस तरह से जो जो अलग अलग स्टेजेस स्टार्ट हुई। यहां पे 1 सेकेंड यहां है, देखिए एक्सप्लोजन का 1 सेकेंड यहां है। इससे इवन 1 सेकेंड से भी कम टाइम में जैसे ही ये एक्सपेंशन हुआ, पूरा का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है। उसके बाद किस तरह से अचानक से टेम्परेचर इतना हाई हो गया, सुपर हाई, कि ऐसा बोलते थे जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का सूप बन गया है, इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, सारे पार्टिकल्स। लेकिन इसके बाद यहां इस पॉइंट के बाद से एकदम से रैपिडली कूलिंग स्टार्ट हो गई। टेम्परेचर रैपिडली बढ़ के जैसे ही ड्रॉप होना स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे आपका सब कुछ बना। 3 मिनट का वो टाइम है जहां पे हमने पहला फर्स्ट एटम बनते देखा। एंड 3 लाख साल के बाद इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हुए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, तो एटॉमिक मैटर बना। एंड देन ऑनवर्ड्स आपका पूरा यूनिवर्स धीरे, फिर तो ग्रेविटी ने अपना काम किया, फिर तो पूरा सब कुछ, सारा सिस्टम का सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया, और प्रेजेंट डे में हम यहां पहुंचे हैं। ये एक बार आराम से फुर्सत में बैठ के देखना जरूर, बिकॉज दिस डायग्राम विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द होल जर्नी ऑफ यूनिवर्स। क्लियर एवरीवन? यहां तक का पॉइंट सबको अच्छे से समझ में आया? बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझ में आया? अब बिग बैंग थ्योरी हुई है, हमें क्या पता? हमने थोड़ी देखा है बिग बैंग थ्योरी हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में हमें थोड़ी पता है। तो हमें कौन बताएगा? हमें बताएगा इसके एविडेंसेस। बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, ये सब हमको इसके एविडेंसेस बताएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आगे चल करके। ये हम यहां से कल स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। तो कल आप चाहें तो एडवांस में ये पढ़ के आना, एविडेंसेस जो सपोर्ट करते हैं कि बिग बैंग हुआ है। एक्चुअली में बिग बैंग हुआ या नहीं हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा, कुछ हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। और इसमें भी ना पर्टिकुलरली 3 एविडेंसेस हैं, रेड शिफ्ट, सी, ये आपका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR, और तीसरा एक एविडेंस में और इसमें ऐड करूंगा, जिसको कहते हैं हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन जो है,
दैट इज बेसिकली कॉल्ड द गॉड्स पार्टिकल। अब उसको गॉड्स पार्टिकल क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आपको बिग बैंग और ज्यादा समझ में आएगा, कैसे क्यों वो एटम्स आपस में क्यों जुड़ने लगे, इस गॉड्स पार्टिकल ने क्या किया, कैसे एनर्जी को स्लो डाउन किया, कैसे एनर्जी को, हमने कहा ना एनर्जी स्लो डाउन हुई, उस मैटर में कन्वर्ट हुई, तो उस एनर्जी को स्लो डाउन करने में हिग्स बोसोन का हाथ था, और वहां से चीजें जुड़नी स्टार्ट हुई। और एक लास्ट पॉइंट, दो वर्ड्स याद करना, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, अभी डिटेल में बात कल करेंगे। डॉपलर इफेक्ट है बेसिकली। एक साइंटिस्ट था डोपलर, डोपलर ने रेड शिफ्ट और उसका कॉन्सेप्ट दिया है। देखिए क्या माना जाता है, हम लोग ज्योग्राफी में ये मान के चलते हैं अगर कोई दो चीजें पास आ रही हैं, कोई दो चीजें एक दूसरे के पास आ रही हैं, मतलब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। अगर कोई चीजें एक दूसरे के पास आ रही हैं तो उसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। कोई चीज किसी चीज से दूर जा रही है, उसको रेड शिफ्ट कहा जाता है। ये रेड और ब्लू कहां से आया, वो स्पेक्ट्रम याद है आपको, वो रेनबो के 7 कलर याद करते थे विबग्योर बोल करके, उसमें वायलेट और ब्लू वाला एक स्पेक्ट्रम का एक साइड है, और रेड और ऑरेंज वाला स्पेक्ट्रम का दूसरा साइड है। अगर नहीं याद आ रहा तो ये देखिए ध्यान से, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। स्पेक्ट्रम में हम बचपन में पढ़ते थे रेनबो के विबग्योर कलर्स, तो ये जो वायलेट इंडिगो ब्लू, ये ब्लू वाला जो ये है, तो जब दो चीजें आपस में पास आती हैं तो दैट इज ब्लू शिफ्ट। वो दूर जाती हैं तो हम उनकी उनकी फ्रीक्वेंसीज और बाकी चीज मेजर करती है तो वो रेड शिफ्ट बोली जाती है। ठीक है। अब आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका ज्योग्राफी में आंसर देना है। आज की क्लास के बाद ज्योग्राफी जो भी आज पढ़ा, उस जो टॉपिक हमने आज पढ़े हैं, उसके लिए आपका ब्लू शिफ्ट है, ये आपका रेड शिफ्ट है। आपको कितना समझ में आया? अगर आज की क्लास अच्छी लगी, मजा आया, तो ब्लू शिफ्ट होना चाहिए। अगर नहीं मजा आया, नहीं समझ में आया, तो फिर रेड शिफ्ट होना चाहिए। तो आज की क्लास के बाद मैं क्या मान के चलूं कि आपका ज्योग्राफी के साथ, मेरे साथ ब्लू शिफ्ट का नाता स्टार्ट हुआ या रेड शिफ्ट का नाता स्टार्ट हुआ? बताइए, ज्योग्राफी में आंसर देना है इसका, हम ज्योग्राफी वाली बातें करेंगे। हाँ जी, आंसर आपके ज्योग्राफी में ही होना चाहिए। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। ब्लू शिफ्ट, आय हाय क्या बात है, जशन जशन जोत ने बोला ब्लू शिफ्ट, अर्शिता, महक, सब ब्लू शिफ्ट कह रहे हैं। रेड शिफ्ट वाला बच्चा तो नहीं है कोई? कोई रेड रेड शिफ्ट वाला नहीं होना चाहिए भाई। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। ब्लू शिफ्ट है, पक्का ब्लू शिफ्ट है। चलो, ब्लू शिफ्ट के नाम एक ब्लू हार्ट। आज से अपन लाल रंग का हार्ट नहीं यूज करेंगे। लाल हार्ट का मतलब कोई आपको लाल रंग का दिल भेजे ना, बोलो तो रेड शिफ्ट वाला बंदा है। ज्योग्राफी वाले एक दूसरे को ब्लू हार्ट भेजेंगे, ठीक है। अब तुमको साइंटिफिक लॉजिक बता दिया, अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी को अपना दिल भेजना है तो ब्लू रंग का दिल भेजना है। वो पूछेगा ब्लू कलर का दिल, तो फिर बता देना कि तेरा मेरा ब्लू शिफ्ट है रे, रेड शिफ्ट वाले बंदे नहीं अपन। ठीक है। जमाने को भेजने दो रेड वाले हार्ट, अपन भेजेंगे ब्लू वाले हार्ट। मैं तो अपनी वाइफ को ब्लू वाला भेजता हूँ। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उसको लगा कि यार ये बेचारा कितना भोला आदमी है, इसको पता ही नहीं है कि लाल रंग का दिल होता है कि नीले रंग का दिल होता है। मैंने बोला यार यूपीएससी वालों को इतना तो भरोसा रखो, यूपीएससी वाले बंदे हैं भाई। यूपीएससी वाले इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि उसको ये ना बताओ कि लाल रंग का दिल है कि नीले रंग का दिल है। यूपीएससी वाला है तो कुछ सोच के ही ब्लू रंग का दिल भेज रहा होगा, नहीं? तो ठीक है। तो आपको कल क्या पढ़ के आना है? अच्छा, इसके साथ साथ कौन सी बुक पढ़ने को मैंने बोला है बेटा? आपको पढ़नी है क्लास 11। आपका होमवर्क ये है, आपको मैंने होमवर्क ये देना है कि आपको मेरी क्लासेस के साथ साथ क्लास 11 की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, इसकी एनसीईआरटी ये साथ साथ जरूर पढ़नी है। और एक काम और करना है, जो टॉपिक मैं क्लास में करवाऊं, चैप्टर की बात नहीं, टॉपिक, जैसे आज हमने जो जो टॉपिक किया, नेबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी, जो जो टॉपिक मैं क्लास में करवाऊं, उन उन टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं।
मैं कल आऊंगा क्लास में तो आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछूंगा, कल आते ही कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको अपने लेवल पे भी, आप टॉपिक के नाम से भी गूगल करके ढूंढेंगे ना, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो जो जो टॉपिक क्लास में करते जाएंगे उन उनके ऊपर एमसीक्यूज ढूंढना आपका काम है। ठीक है, हम भी क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आजकल तो आप लोग स्मार्ट बच्चे हो यार, स्मार्ट बच्चे हो, एआई का यूज करते हो, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई का यूज करते हो। उनकी मदद से, उनकी हेल्प से आप ये सारे टॉपिक्स ढूंढिए, आप सर्च करिएगा, एंड यू विल गेट ऑल टॉपिक वाइज। आपको एमसीक्यूज ढूंढ के प्रैक्टिस करनी है। देन आई विल सी यू टुमारो। कल जो हमारी क्लास होगी, टुमारो वी विल फर्स्ट डिस्कस द एविडेंसेस सपोर्टिंग बिग बैंग थ्योरी, एंड देन वी विल मूव अहेड इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, Tata, take care. Bye bye. God bless you. We are done with today's class.